इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर है प्राइवेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अ ब्रीफ रिव्यू। हम उसका एक रिव्यू करते हैं कि क्या क्या कदम उठाए गए और क्या क्या परिवर्तन आए। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो अप्रेजल है वो इसके बाद करेंगे कि क्या क्या हमने एक्सपेक्टेड था इकोनॉमिक रिफॉर्म से और क्या क्या उसने डिलीवर किया। वो टॉपिक इसके बाद का होगा। अभी हम सिंपली एक रिव्यू लेने जा रहे हैं। ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कहानी शुरू हुई राजीव गांधी के समय की। हम सब जानते हैं कि 1985 से 1990 उनका समय रहा। और राजीव गांधी किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं? देखिए, राजीव गांधी एक प्रोग्रेसिव सोच रखते थे उस समय, और उन्होंने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया था। ओके, उनकी इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के कारण ही उस समय में देश में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आईटी का आगमन हुआ। द एडवेंट आपसे मायने में कह लें तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के सही रूप में जो प्रधानमंत्री कहलाए जाते हैं वो राजीव गांधी रहे हैं। आईटी रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में आया है वो 1995 का समय है। राजीव गांधी की हम जब इस समय की बात कर रहे हैं तो वो 1985 की कर रहे हैं। ओके, 10 बरस के तहत वो भारत में पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया। एडवांस टेक्नोलॉजी की जब मैंने यहाँ पर बात की तो राजीव गांधी का एक माइंडसेट था कि इंडियन इंडस्ट्री में इस समय बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड लेवल की जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो इम्बाइब किए जाए, यानी कि इंडिया की इंडस्ट्री एब्जॉर्ब करे एडवांस टेक्नोलॉजी को। क्लियर? ऐसा राजीव गांधी का मानना था। सवाल पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों समझते थे, क्यों मानते थे? उसका कारण इंडियन इंडस्ट्री को एफिशिएंट बनाना। मेन पर्पस क्या था? एफिशिएंट बनाना। एफिशिएंसी का मतलब यहाँ पर आप क्या मानते हैं? देखिए, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना। ओके, आप जितना भी इनपुट यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लेबर यूज़ कर रहे हैं या फिर कैपिटल आपने में पूंजी लगी हुई है, लेबर का उपयोग हुआ, कैपिटल का प्रयोग हुआ, रॉ मटेरियल का आप यूज़ कर रहे हैं, लैंड का आप यूज़ कर रहे हैं, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ों को इनपुट के रूप में कंज्यूम करके ही कोई चीज़ फाइनली प्रोडक्शन में आती है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं हम जितना प्रोडक्टिवली ये लेबर यूज़ करेंगे, जितना प्रोडक्टिवली, यानी कि एक लेबर से उसके पर आवर के बेसिस पर जितनी आउटपुट बनती है हम अगर उतनी डिराइव करते हैं तो ये लाइन एग्जिस्टेंस में आती है कि हमने लेबर प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ की, है ना। हमने जो भी पैसा लगाया तो हमने पर 100, पर 1000, पर लाख, यानी कि जो एक यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उससे जो डिज़ायरेबल आउटपुट आनी चाहिए अगर हम वो डिराइव कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। रॉ मटेरियल की अगर हम वेस्टेज नहीं कर रहे हैं और जितना प्रोडक्ट उससे बनना चाहिए वो, और उसके बाद अगर कुछ लेफ़्ट ओवर है तो उससे कोई बाई प्रोडक्ट्स अगर हम बना सकते हैं तो वो बाई प्रोडक्ट्स, मतलब एक इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल जो कंपनी में आया उसका लास्ट टू लास्ट अगर हमने ग्रेन भी इस्तेमाल कर लिया है एक इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड प्रोडक्ट में, तो फिर वो हमने एफिशिएंट यूटिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कर लिया। इसी तरह से हमारे पास जो लैंड है उसमें से जो लैंड अगर उपयोग में नहीं है तो किसी तरह से उसको प्रयोग में लाएं, उसे लीज़ पर दें किसी को, या वहाँ पर कोई और प्रोडक्शन ऑपरेशन स्टार्ट करें, या आपके पास कोई इन्वेंट्रीज़ हैं, आपने रॉ मटेरियल कहीं रखा है या कोई प्रोडक्ट बना करके रखा है, वो लंबे समय तक अनड्यू मैनर में स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है तो उसे जल्दी ख़त्म करें। तो हर तरह से लैंड का सदुपयोग करना, इन सारी चीज़ों को जब हम प्रॉपर इनकी आउटपुट यील्ड करने वाली कैपेसिटी पर यूटिलाइज़ करते हैं तब हम इन इनपुट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करते हैं। और ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का रीज़न क्या, यहाँ पर कारण क्या बनेगा
सिंपल एस्पेक्ट की खर्चा घटेगा, लागत घटेगी, अपनी पूंजी कम लगेगी, है ना। वेस्ट रोक दिया ना आपने, लेबर को प्रोडक्टिव बना दिया ना। अदरवाइज़ पहले उतना ही सामान 2 बंदे बना रहे थे, अब वो अकेला बेहतरीन बना रहा, क्योंकि उसे बनाना बनता था। वो अंडर यूटिलाइजेशन चल रहा था, हमने ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करनी है ना। तो रॉ मटेरियल की, कैपिटल की, लेबर की, लैंड की ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करनी है, हमने उसे अंडर यूटिलाइज नहीं रहने देना, और एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है किसी को कि भाई ओवर यूटिलाइजेशन करने में चले जाए। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इज़ अ परफेक्ट थिंग। तो ऐसे में खर्चा जो है वो यकीनन घट जाता है, और जो आमदनी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कम कीमत का अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, और नेचुरली वो प्रोडक्ट ग्लोबली और नेशनली मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और आपका प्रोडक्शन का स्केल बड़ा है, तो इसकी वजह से कीमत कम है, तो कीमत कम और अच्छी क्वालिटी, तो वो बाकी के प्रोडक्ट्स को मार्केट में बीट कर देगा। तो आप ग्लोबल और नेशनल दोनों ही मार्केट को अपने लिए कैपिटलाइज कर लेंगे, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, तो आमदनी बढ़ेगी, खर्चा घटेगा। ये सब चीज़ों के लिए बुनियादी ज़रूरत ये थी कि जो हमारी रिडंडेंट हो चुकी टेक्नोलॉजी है, हम उसमें बदलाव लेकर के आएँ, हम नई तरह की तकनीक का उपयोग करें वर्ल्ड लेवल पर जो हो रही। जैसे उदाहरण के तौर पर इमेजिन करिए कि आप अपने हाथों से 4 लेबर्स को एक सीक्वेंस में लगा के भट्टी के अंदर सामान पहुंचाते हैं ताकि उसे शेप मिल सके हैमर के साथ। लेकिन हो सकता है ना कि हाइड्रोलिक कन्वेयर सिस्टम आ गया हो, और आपने बस वहाँ पर वो सामान रखना है और वो सिस्टम उसे सीधा भट्टी तक ले जाएगा, फर्नेस तक। तो क्यों नहीं यूज़ कर रहे आप इसे? एक तो आपने अपने लेबर को हार्म होने से बचाया, वो इतने हाई डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहा है, और दूसरा आपने 3 से 4 लेबर वहाँ से सेव करके किन्हीं और एक्टिविटीज़ में लगाए। तो इस तरह से अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं ग्लोबली, तो हमें उन्हें हमारी इंडस्ट्रीज़ में एब्जॉर्ब करना चाहिए, ऐसा उनका विज़न था। और ऐसा सबका विज़न होता है जिनको पता है कि इकॉनमी की ज़रूरत क्या है। इतनी बात समझ में आई? तो ये उनकी पहली सोच थी। दूसरी सोच थी हमारे उद्योग धंधों को एफिशिएंट बनाना, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जितनी है उस कैपेसिटी पर उन्हें यूटिलाइज़ करना। तीसरी सोच ये थी कि जितनी कीमत हम डिसाइड करते हैं किसी प्रोडक्ट की, उस समय में सरकार कीमत निर्धारित करती थी किसी चीज़ की, क्योंकि प्रोडक्शन सरकारी कंपनियों में हो रही थी, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर के तहत हो रहा था सब कुछ। तो फिर ये माना गया कि जितनी हम कीमत तय कर रहे हैं वो कीमत जस्टिफाई करे उस चीज़ को। ऐसा ना हो कि सही मायने में बाज़ार जो है उसकी कीमत कुछ तय कर रहा है, हमने कुछ तय की, तो हम पर भार अधिक पड़ा। ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बाज़ार में चीज़ महंगी बिक सकती है, हम सस्ती बेच रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख के कि हमें सामाजिक कल्याण करना है, सोशल जस्टिस, तो ये भी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेज़ हैं उसे मार्केट में जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है उसके बराबर आना ज़रूरी है। ओके, ऐसा नहीं है कि मार्केट में वो सामान सस्ता बिकना चाहिए और आप उसे महंगा बेच रहे हो क्योंकि मोनोपोली है आपकी, तो कस्टमर को महंगा मिल रहा है, तो कस्टमर को महंगा ना पड़े तो आप क्या करेंगे? कंपनी को सब्सिडी देंगे आप। समझ रहे हो ना बात? फर्टिलाइज़र्स, हमारे देश में फर्टिलाइज़र्स के केस में यही होता है ना, जो खादें हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स, एक्चुअली में जो रिसीवर है, कंज्यूमर है, उसके लिए वो पर यूनिट कॉस्टली है, तो वो उसको महंगा ले नहीं सकता है। तो ऐसे में आप उसे सब्सिडी दे रहे हैं, और वो सब्सिडी किसको जा रही है? प्रोड्यूसर को। कि प्रोड्यूसर को आप ये कह रहे हैं कि जितनी लागत मूल्य आ रही है उस पर जो आपके मार्जिन्स हैं उन सबको मिला के जो फाइनल रकम बन रही है आप उससे कम पे कंज्यूमर को दो, जितना घाटा है वो डेफिसिट हम फिल कर देंगे, हम आपको सब्सिडाइज़ कर देंगे। ओके, तो ना तो ये होना चाहिए और ना ही ये भी होना चाहिए कि भाई चीज़ अच्छे दाम पे बाज़ार में बिक सकती है पर आप जानबूझ के कम बेच रहे हैं क्योंकि सरकार ने कहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस मार्केट कंटेम्प्रेरी होनी चाहिए, बाज़ार के बराबर खड़ी हो आकर के। तकनीक को इस्तेमाल में लाइए, विदेश भर में जो नई तकनीकों का सृजन हो रहा है उन्हें उपयोग में लाइए और एफिशिएंट मैनर में प्रोडक्शन करिए, इंडस्ट्री में एफिशिएंसी लेकर के आइए। ये विचार थे उनके। तो इस विचारों को आगे कौन ले जाता? उनका मानना था कि अब समय आ चुका है कि 1950 से 1985 तक
पब्लिक सेक्टर को जो लीडिंग प्लेयर का रोल दिया गया था कंट्री में, और प्राइवेट प्लेयर को नर्चर और मैच्योर होने का समय दिया गया था, उस इतने समय के अंदर प्राइवेट प्लेयर नर्चर हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। पहले ये था, शुरुआत ये थी कि पब्लिक प्लेयर के अंडर आपने मान लीजिए कि 5 काम रखे और प्राइवेट के अंदर आपने 1 काम रखा। आप ये मानते थे कि प्राइवेट प्लेयर में ना तो वो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो ये काम करेगा, ना ही उसके पास इतनी कैपिटल स्ट्रेंथ है कि वो इन महंगे कामों को करने के लिए पैसा लेकर के आ पाएगा, ना ही इसमें इन कामों में उतना रिटर्न है इन्वेस्टमेंट में, तो उसे प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए वो यहाँ नहीं आएगा। दूसरा, जेस्टेशन पीरियड बहुत है, ये काम रिटर्न देते हैं पर बहुत लंबे समय के बाद, इन्वेस्टमेंट में और रिटर्न में द लॉन्ग पीरियड, इस वजह से भी प्राइवेट प्लेयर नहीं आएगा। सो देयर वर मैनी फैक्टर्स। तो प्राइवेट प्लेयर के अंदर काम कम, पब्लिक के अंदर कम ज़्यादा, क्योंकि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, सोशल जस्टिस को फोकस करना था, साथ के साथ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी लगानी थी, जो इंपोर्ट प्रोडक्ट हो रहे थे उनके सब्सटीट्यूशंस भी हमने यहाँ पर बनाने थे कि नहीं बनाने थे, और ओवरऑल हमने एक्सपोर्ट्स को भी इंक्रीज़ करना था। तो ये सब चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है, लेकिन साथ के साथ हमने प्राइवेट प्लेयर भी नर्चर किया। तो अब समय बीत गया, इस समय तक आते आते अब प्राइवेट प्लेयर के पास मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ भी हैं, अब उसके पास इतने के कैपिटल्स भी हैं कि वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, और अब ये सारे सेक्टर इतने के प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड और प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चुके हैं कि वो इनमें निवेश भी करेगा। तो अब भी इन्हें पब्लिक सेक्टर के अंडर क्यों रखा जाए, तो उनमें प्राइवेट प्लेयर को आने दो। तो इसलिए अब समय ये आ गया है कि प्राइवेट प्लेयर के अंदर वो 4 से 5 काम डाल दो और पब्लिक प्लेयर के अंदर बहुत ज़रूरी के 1 काम रहने दो। मतलब इसने जो भूमिका निभानी थी निभा दी, अब समय है इस खिलाड़ी के भूमिका निभाने का, इसे निभाने दो। तो उन्होंने ये कहा कि अब टाइम चेंज हो चुका है, प्राइवेट प्लेयर को अपना रोल फुलफ़िल करना है, अब वो उस स्टेज पे आ गया है कि हम उससे वो काम लें, और वो ये काम थे। तो प्राइवेट प्लेयर को प्रमोट करने का उन्होंने काम 1985 की अपनी पॉलिसी के तहत किया। तो आप सही मायने में अगर पूछें तो प्राइवेटाइजेशन की एक वेव हमारे देश के अंदर 1980 के दशक में, उसके मध्य में जा कर के राजीव गांधी के समय में आ चुकी थी। ओके, इतना क्लियर है जसकरण? यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं? चलो गुड। अब करना क्या पड़ेगा? क्या ये ऐसा ही हो जाता है कि मैं एक प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा हूँ और मैंने कह दिया कि ये मेरे विचार हैं, मैंने किसी किताब में पढ़े हैं, और आए प्राइवेट प्लेयर ऐसा कर लें? तो प्राइवेट प्लेयर मुझसे कुछ सवाल करेगा कि सर आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। मैं पूछूंगा क्या? तो वो पूछेगा कि सर हम जो आए हैं उसके लिए आपको ये बदलाव करने पड़ने हैं, क्या आपने ये बदलाव देश में कर दिए? तो बहुत सारे फ्रंट्स पर हमें अब चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। वो क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत थी? देखो, सबसे पहले तो हमने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी प्राइवेट प्लेयर के अलग अलग सेक्टर्स में आने की, उन रिस्ट्रिक्शंस को फ्लेक्सिबल करना होगा। रिस्ट्रिक्शंस है ना, प्राइवेट प्लेयर आ नहीं ना सकता था इन सेक्टर्स में, तो हमें रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस को फ्लेक्सिबल करना ही पड़ना था। तो सबसे पहली ऑब्स्ट्रक्शन थी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस, तो उन्हें उतार दीजिए, हम आ जाएंगे। तो राजीव गांधी ने इस क्षेत्र में काम किया, इन्हें रिफॉर्म्स कहते हैं ना। वो तो आइडिया था, वो तो विजन था, सुधार तो ये है ना। तो उन्होंने रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस को नरम करने का काम किया, ये पहली चीज़। पर सिर्फ रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन से ही तो काम नहीं बनता, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में काम करेंगे। लुक एट द टेक्नोलॉजी, लुक एट द मशीन्स, द रॉ मटेरियल, लुक एट द स्किल्ड पर्सन, द टेक्नीशियंस, टेक्निकल नो हाउ, यू हैव टू एक्सेस मैनी थिंग्स, और वो भी तकरीबन कहाँ है? विदेशों में। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? हमारे देश में विदेशी निवेश से जुड़े हुए नियमों को खोल देना, बदल देना। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए नियमों में नरमी लाना। ओके, पहले तो वो क्षेत्र खोल दिए गए जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, खोल दिए। मतलब यहाँ पर क्या है, मैं बार बार एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, फ्लेक्सिबल किए जा रहे हैं। अभी पूरी तरह से खोले नहीं जाएंगे, पर बदलाव लाया जा रहा है। इसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी बदलाव लाया जाएगा। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो सकता है, विदेशी कंपनियां यहाँ पर साझेदारी कर सकती हैं, निवेश कर सकती हैं। ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह के कानून है उस समय में और कॉन्ट्रैक्ट कैसे अलाउड है। इसके अलावा आपके लिए ज़रूरी है इस तरह के विदेशी निवेशों को यहाँ बुलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए लोन्स अवेलेबल करना।
तो एग्जिम पॉलिसीज़ को परिवर्तित किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज़ जो हैं उनमें चेंजेस किए। ओके, जब तक हम कानूनी रूप में ये बदलाव नहीं करेंगे तो पॉलिसियाँ बदलेंगी नहीं ना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज़ को बदला। इसके अलावा भारत में भी तो कुछ बदलाव करने ज़रूरी है ना। सरकार की आमदनी और खर्चे से जुड़ी नीतियों को हम फिस्कल पॉलिसीज़ कहते हैं। सरकार जब तक अपनी आमदनी और खर्चों से जुड़ी नीतियों में बदलाव नहीं लाएगी, कि सपोज़ कीजिए कि अब प्राइवेट प्लेयर ये चाह रहा है कि आप पैसा का खर्चा पब्लिक सेक्टर में करने की बजाय उस क्षेत्र में जहाँ मुझे फैक्ट्री लगानी है वहाँ बिजली पहुँचाने में करिए, वहाँ ले जाइए। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ज़रूरी है कि सरकार अधिक से अधिक परमिशन दे कि ये लोग अब डॉलर्स को एक्सेस कर सकते हैं सरकार के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व से, ताकि उन लोगों को फॉरेन आइटम्स एक्सेस करने का मौका मिले। अगर मैं विदेशों से कुछ भी ख़रीदता हूँ तो मुझे उन्हें पेमेंट तो डॉलर्स में करनी पड़ेगी, और डॉलर्स पे हमारे देश में अधिकार सरकार का है, मतलब आरबीआई का है। जब तक हम उन नीतियों में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो हमने उन्हें कह दिया करने को, बट हम उन्हें डॉलर्स मुहैया नहीं करा रहे हैं, तो बदलाव तो लाना पड़ेगा ना। सरकार की खर्चे की नीतियाँ, टैक्सेस में बदलाव, सरकार के रेवेन्यू नॉन रेवेन्यू सोर्सेज में परिवर्तन करना, सरकार की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जुड़ी हुई नीतियों में बदलाव लाना, ये सब चीज़ें ज़रूरी थी, तभी प्राइवेट प्लेयर एंटर कर सकता था। सरकार के लेबर लॉज से जुड़े हुए परिवर्तन, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए परिवर्तन, इनमें चेंजेस लाने ज़रूरी थे, तभी प्राइवेट प्लेयर आता है। प्राइवेट प्लेयर लेबर को हायर करने में फ्लेक्सिबिलिटी मांगता है, क्योंकि वो ये मानता है कि जब ज़रूरी है हम इन्हें फायर भी कर सकें, जब हमें लगता है कि ओवरलोड है हमें उन्हें निकालना है। इसके लिए नियम बहुत ज़्यादा सख्त ना हो। हालांकि सरकार हमारे देश की आज दिन तक कभी भी इस एग्ज़िट पॉलिसी को लेकर के वोकल नहीं है, ओपन नहीं है, लेकिन फिर भी दबी आवाज़ में उद्योगपति भी जानता है और सरकारें भी, कि किसी न किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इस एग्ज़िट पॉलिसी को फॉलो किया जा सकता है। सो देयर आर मैनी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल टू फॉलो दिस हायर एंड फायर रिलेटेड लिबरल एग्ज़िट पॉलिसी, बट ऐसी कोई डिक्लेयर्ड एग्ज़िट पॉलिसी हमारे देश की है नहीं। हमारा देश इस चीज़ों की अनुमति नहीं देता, क्योंकि सामाजिक न्याय मूल उद्देश्य है। इकोनॉमी की डेवलपमेंट का जो मेन फोकस हमारी कंट्री में रहा वो सोशल जस्टिस रहा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब तक सोशल जस्टिस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तब तक कोई फ़ायदा नहीं। जैसे मान लीजिए देश की जीडीपी बहुत बेहतरीन है, लेकिन जब तक उस बढ़ती हुई जीडीपी के कारण जसकरण को एक अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रोज़गार नहीं मिल रहा, सामाजिक न्याय नहीं हुआ उसके साथ। ये होना ज़रूरी है। अगर पंजाब राज्य में आज पैसा है, रेवेन्यू है और सरकारी नौकरियां निर्माण करने की क्षमता है, तो सामाजिक न्याय यह भी कहता है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनकी हिस्सेदारी उसमें बढ़ाने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दीजिए। तो पंजाब राज्य में आज महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है, क्योंकि उस राज्य की संपदा का, रिसोर्सेज का, वेल्थ का एक हिस्सा आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तभी उनके साथ सामाजिक न्याय होगा। जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ अब तक रही हैं उन्हें दूर करना ही सामाजिक न्याय है, और उन्हें दूर करने के लिए एक बड़ा कदम माना जाता है महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देना, उन्हें बेहतर रोज़गार के अवसर देना, ताकि उनका समाज में एक स्थान बन सके। लेकिन ये सब हो सकता है क्या सरकार की नीतियों के बिना? सरकार अगर इंटरवीन नहीं करे तो हमारे देश में, एक बात तो आप दिल में बैठा लीजिएगा, जो आइडिया था, ज़मीन पे हुआ नहीं हुआ अलग बात है, आइडिया ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होगा सोशल जस्टिस। अगर वो नहीं हो रहा है तो हम विचार करेंगे कि गलत तो नहीं हो गए, तो फिर हम उसको ठीक करेंगे। बुक इतनी डिबेट इसी कारण से कर रही है। अगर ऐसा विचार ही ना होता तो हम इतनी डिस्कशन ही ना कर रहे होते। ओके, तो इन तमाम क्षेत्रों में राजीव गांधी के द्वारा ये माना गया कि भाई बदलाव लाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अनुमति देंगे, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसा एक कानून था उस समय में, उसे MRTP कानून कहते हैं। ये MRTP कानून प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत चीज़ों से रोकता था, कंपनी के एक्सपेंशन करने से, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से, अपनी कंपनी को किसी कंपनी से जोड़ करके बड़ा करने में, मर्जर्स में, एक्विजिशंस में, एक्सपेंशंस में। MRTP कानून इस बात से डरता था कि कहीं ये कंपनी मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज़ ना अपनाने लग जाए, इतनी बड़ी ना हो जाए, ऐसी ना हो जाए कि ये मोनोपोली हो जाए। इसलिए काफ़ी चीज़ों पर प्रतिबंध थे, यानी कि
रोक लगी हुई थी। सरकार ने इस समय विचार ये बनाया कि हम अपने टैक्सेस से जुड़े, इन्वेस्टमेंट से जुड़े, अपने विदेश नीतियों से जुड़े हुए, निवेश से जुड़े हुए, MRTP के कानूनों से जुड़े हुए प्रावधानों पर, प्रोविजंस पर पुनर्विचार करेंगे। हम उन्हें रिव्यू करेंगे और उन्हें नर्म कर देंगे ताकि किसी प्राइवेट प्लेयर को समस्या ना आए। तो यानी कि MRTP कानून में भी नरमी लाई गई और उसके तहत आप एक्सपेंशन करिए, आपको सरकार को प्रायर नोटिस देकर के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। आप एक्विजिशंस कर सकते हैं, मर्जर्स कर सकते हैं, आपको अनुमति है। आपको MRTP कानून के घेरे में ला करके रोका नहीं जाएगा। मतलब हर तरह से जो चीज़ें प्राइवेट प्लेयर को रोक रही हैं उन चीज़ों में ढील देना है ताकि प्राइवेट प्लेयर आगे आए, और वो जब आगे आएगा तो ही ये विचार, विजन कहीं ना कहीं कुछ सफल हो पाएगा। आई बात समझ में? होता क्या है ज़मीनी स्तर पर, निकल कर क्या आता है? निकल के ये आता है, देखिए ध्यान से। जहाँ 1980-85 के बीच में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है उसका घाटा, उसका डेफिसिट 5,930 करोड़ था, वो इन रिफॉर्म्स के आने के बाद 1985-1990 में 10,840 पर पहुंच गया। मतलब आप इमेजिन करिए, लगभग दुगने के पास पहुंच रहा है। तो ये तो हैरान करने वाली बात है। असल में हम रिफॉर्म्स तो इसीलिए ले लाए थे कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था। मैं ट्रेड डेफिसिट यहाँ समझाना चाहूँगा। जसकरण के साथ न्याय करना ज़रूरी है। जसकरण, मैं करूँगा बेटा, सॉरी मैं स्टूडेंट हूँ, आई विल डू दैट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? देखो